पहले तो ब्रजेश जी बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से एक बार फिर से हमारे मेहमान का स्वागत करिए। इतनी व्यस्तता है उसके बावजूद भी आप समय निकाल रहे हैं हमारे लिए, इसके आभार। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे का मैनेजमेंट आपके हाथ में है, चुनाव मैनेज आप कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम अनुपालित कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लहर चल रही है। और सभी दलों के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सबके मन में इच्छा है कि माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए जो यज्ञ चल रहा है लोकतंत्र के महापर्व पर, उसमें एक एक आहुति सभी लोग डालें। तो बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि विभिन्न दलों में काम करने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आपने विभिन्न दलों की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा एक अंग्रेजी पत्रिका है बड़ी प्रतिष्ठित, उसमें आपका एक कैरिकेचर आया और उसके बगल में आपके नाम के साथ लिखा था तोड़ फोड़ पाठक। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो आप ही के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, सब लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, ये सब क्या माजरा है? देखिए, नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, मैं ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लगातार सभी के संपर्क में रहते हैं। तो उस वजह से माननीय मोदी जी का जो यज्ञ है विकसित भारत का, तो स्वतः लोग संपर्क करके उनका मानना है कि जो इस समय धर्म युद्ध चल रहा है देश के अंदर, सबका मानना है कि मोदी जी ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और 400 पार होगा एनडीए और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, ये धर्म युद्ध क्या है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, धर्म युद्ध ये है कि सामान्यतः जो विचारधाराएं चुनाव में काम कर रही हैं, एक विचारधारा यह है कि प्रभु रामलला का भव्य मंदिर निर्माण करने वाली टीम है। एक तरफ वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रभु रामलला के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय तक में उन्होंने इस बात का अपने वकील के माध्यम से कहा कि प्रभु रामलला अयोध्या में हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये काल्पनिक है, इसका कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है। और दूसरी तरफ जो उनके समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी के जब सरकार प्रदेश में थी उसी समय कार्यसेवकों पर गोली चली थी। अयोध्या की धरा को खून से रंगने का काम, सरयू माता के जल को खून से रंगने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही हुआ था। तो ये हम इसको मानते हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं, भारत की जो सनातन संस्कृति है, एक तरफ उसको मजबूती देने वाले लोग हैं, एक तरफ हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को आकाश की बुलंदियों को ले जाने वाली टीम है, और दूसरी तरफ हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके धूल दूषित करने वाले लोग, उसको न मानने वाले लोग, लगातार उस पर प्रश्न लगाने वाले लोगों की एक समूह है। इस दोनों के बीच में भारत की जनता, देशी जनता, उत्तर प्रदेश जनता चुनाव कर रही है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है? नहीं, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था या संकल्प पत्र कह सकते हैं, गठन काल से ही पहले नंबर पर लिखा रहता था कि हम अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी संकल्पों को धीरे धीरे पूरा किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम देश के लोगों की प्रबल इच्छा जो 500 वर्षों से बहुत प्रशिक्षित थी, उसको पूरा करने में हमने पूरी तन मन धन से सहयोग किया है। लेकिन कांग्रेस के भी तो मैनिफेस्टो में यही लिखा रहता था ना कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसका स्वागत करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने अपने कृत्यों के साथ अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया है। कांग्रेस ने सनातन संस्कृति को हमेशा चोट पहुंचाई है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट भी लिख करके दिया था कि अयोध्या में प्रभु रामलला के बारे में कोई निश्चित मत नहीं है, और उनके गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से अयोध्या को खून से रंगा था, निहत्थे कार्यसेवकों पर गोली चली थी, कोई भूला नहीं है अभी। नहीं, लेकिन देखिए ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपने कहा ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब आप लोग उसका श्रेय ले रहे हैं। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये तो दस्तावेजी सबूत है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद
ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने बनाया, ट्रस्ट ने भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह भी तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन काल से ही अपने संकल्प पत्र में इस बात को बार बार दोहराया है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में जब कहती थी रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, हम लोग नारा लगाते थे, तो विपक्षी लोग जो आज प्रभु रामलला के दर्शन तक से कतरा रहे हैं, ये सवाल पूछवाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन बीजेपी के लोग तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी पता चल गई है, रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण भी हो गया है और दुनिया रोमांचक स्थिति में देख रहे कि प्रभु रामलला का जो भव्य दरबार है वो पूरी तरह से सजा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को इसलिए वोट देगी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बन गया, या फिर मुद्दे क्या हैं? आप इसको वोट से जोड़कर देख रहे हैं। हमारा मानना है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को भरोसा होता है कि जब उन्होंने जन्म भले ही छप्पर में लिया हो, अपने बच्चों के लिए पक्का मकान छोड़ करके जाएंगे जब दुनिया छोड़ करके जाएंगे। आज़ादी के 75 साल बीत गए, आज तक लोगों को पक्का मकान नहीं मिल पाया भारत के अंदर। आज हर गरीब को पक्का मकान सुनिश्चित हो रहा है, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला है। अब की बार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, 3 करोड़ और लोगों को पक्का मकान मिलेगा। और जब तक एक एक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता, जो जरूरतमंद है, गरीब है, तब तक ये योजना जारी रहेगी। योजना को विस्तार देने की बात कही गई है। लेकिन ब्रजेश जी, क्या अगर मुद्दों की बात की जाए तो इन मुद्दों में महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे नहीं हैं? महंगाई हर कोई यहाँ पर त्रस्त होगा। मैं आपकी बात को दूसरे पहलू में रखना चाहता हूं। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई, इस तथ्य को भी स्वीकार करेंगे आप। और हमारा मानना है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। आप उसको महंगाई से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्रय शक्ति बढ़ती है, और जब ढेर सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं तो ये जाहिर तौर पर महंगाई का असर उन पर नहीं पड़ता। हमारी सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के भी उपाय किए हैं। हमने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया है, आपको पता है। और इसके अलावा दुनिया में महंगाई है, रूस यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है, परिस्थितियां जो ग्लोबल है उसका असर भारत पर पड़ता है, लेकिन भारत पर असर कम पड़े इसके लिए मोदी सरकार ने काम किया है। लेकिन विपक्ष ये कहता है जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो आपने कहां गरीबी कम कर दी है? भाई हमारे आंकड़े तो है नहीं, आंकड़े दुनिया के सामने हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है, और मोदी जी ने देश के लोगों के अंदर इस बात का भरोसा कायम करने में स्थापित सत्य कर दिया है कि उनके अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो हर सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि अब आप लोगों ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। अखिलेश तंज करते हैं कि 400 में से 4 हटा दो। दरअसल अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी दोनों लोग डिरेल्ड हैं। आपको पता होगा कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, चुनाव के बाद दोनों लड़कों का गठबंधन हुआ, तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विज्ञापन छपे कि दोनों लड़के आए हैं और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें बुरी तरह नकारा और इनकी सीटें 50 से नीचे चली गई। फिर जब चुनाव हुआ 2022 में, तो लग रहा था आंधी तूफान आ जाएगा। आपको भी पता है, मीडिया में इस प्रकार की बातें प्रोजेक्ट की गई कि समाजवादी पार्टी बहुत धूम धड़ाके के साथ आ रही है। लेकिन 35 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को रिपीट किया और प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट किया, और ये जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की है। बीएसपी की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि मायावती बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स को बदल रही हैं जहां जहां बीजेपी को फायदा पहुंचे। देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार की बातों का कोई स्थान नहीं है। सभी दल लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत अपना आजमा रहे हैं। इस प्रकार की बातें वही लोग कहते हैं जो फेस सेविंग करते हैं कि अपने लड़ नहीं पा रहे हैं, तो हार का जो बात रखने का तरीका है वो फेस सेविंग कर रहे हैं केवल, कि मायावती जी की वजह से हार गए, या जो है कांग्रेस ने समय नहीं दिया पूरा। आप सोचिए इस बात को, आप अगर व्यक्तिगत रूप से बारीकी से अध्ययन करेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद प्रथम चरण का पूरा चुनाव हो गया, एक भी रैली क्यों नहीं की इन्होंने, मुझे बताइए जरा आप। द्वितीय चरण में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिकता निभा रहे हैं। लखनऊ में इन्होंने 4 दिन पहले रैली घोषित की कांग्रेस और
राहुल गांधी की और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली होगी, नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जनता भी समझती है कि आप थोड़ा बहुत अपना औपचारिकता निभा करके चुनाव का समय पार कर रहे हैं। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का जनता में कोई मतलब नहीं है। मैं कह सकता हूं, मैंने आपसे सवाल मायावती पर पूछा, आपने मुझे जवाब अखिलेश और राहुल गांधी मैंने पर दिया। मायावती जी के बारे में बताया कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, केवल फेस सेविंग की वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने हार का ठीकरा दाएं बाएं गिराना चाहते हैं, जबकि इनके कुकत्रों की वजह से जनता ने इन्हें नकारा है। समाजवादी पार्टी की अपराधीकरण की छवि, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे प्रमोट होते थे सपा सरकार में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बीजेपी सरकार ने दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। आप समाजवादी पार्टी की सरकार के जितने भी कार्यकाल हैं, 4 बार इनको सरकार बनाने का अवसर मिला है। ये वाले आप चारों बार का हर जिले का एक लिस्ट निकाल लीजिए, हर जिले में एक डॉन बैठा कर रखा था। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप बीएसपी में रहे हैं। क्या वजह है कि मायावती अपने कैंडिडेट्स बार बार बदल रही हैं? क्या वजह है? समाजवादी पार्टी ने सर्वाधिक कैंडिडेट बदले, उस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। देखिए, सभी को हक है कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट दे। समाजवादी पार्टी ने तो नॉमिनेशन 2-2 लोगों का कराया, लखनऊ में 2 का नॉमिनेशन कराया इन्होंने। आप समाजवादी पार्टी के लिए कहते हैं कि उनमें माफियाओं का राज था। अब जितने जितने आपराधिक छवि के लोग हैं वो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। धनंजय सिंह हो गए, अभय सिंह हो गए, ब्रजेश सिंह हो गए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपराधियों के साथ नहीं है। हम लगातार इस स्टैंड पर कायम हैं। हाँ, ये मैं स्पष्ट आपको करता हूं, यदि कोई प्रचार करता है तो वोट देने का, वोट मांगने का और प्रचार करने का सबको अधिकार है। आपको धनंजय सिंह का कोई साथ नहीं चाहिए? देखिए, इस स्थिति को स्पष्ट हम बाद में कर पाएंगे, लेकिन हम ये अपराधियों के बारे में बात स्पष्ट कर दूं। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी के समर्थन में नहीं है। आप धनंजय सिंह को अपराधी मानते हैं? देखिए, इस स्थिति को मैं बाद में स्पष्ट करूंगा। मैं साफ आप कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी के समर्थन में नहीं है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेठी रायबरेली में बीजेपी की उम्मीदें समाजवादी पार्टी के ऊपर टिकी हुई हैं, 2 बागी विधायकों के ऊपर टिकी हुई हैं, राकेश सिंह और मनोज पांडे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले ही सवाल के जवाब में बताया कि विभिन्न दलों में काम करने वाले बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता, विधायक, माननीय सांसद, पूर्व मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुत पहले राज्यसभा चुनाव के समय में, जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल नहीं बजा था, उस समय इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था। तभी से लगातार चर्चाएं चल रही थी और आप जानते हैं कि तब से लेकर अब तक बहुत कुछ पानी बह चुका है। भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के कई विधायक परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। तो आप अमेठी रायबरेली में बागियों के भरोसे हैं? देखिए, अमेठी रायबरेली सहित पूरे प्रदेश में जो यज्ञ मोदी जी का चल रहा है, उसमें अगर कोई आहुति डालता है तो हम हृदय से सबका स्वागत करते हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से नहीं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो अमेठी में अपनी हार सुनिश्चित जानते थे, वायनाड चले गए। और मुझे पता है कि राहुल गांधी जी के मन में बिल्कुल इच्छा रायबरेली से चुनाव लड़ने की नहीं है। अगर उनमें मन में स्पष्ट इच्छा होती, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वायनाड के लोगों को इनको बताना चाहिए था कि हम रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे। वायनाड के लोगों को भी गुमराह किया, धोखा देने का काम किया है। आपको वहां बताना चाहिए था कि हम रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे, और इनको रायबरेली में स्पष्ट करना चाहिए कि रायबरेली में वो चुनाव क्यों लड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनको वायनाड से भी हार का डर है। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी दिनेश सिंह प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। राहुल गांधी की जमीन पूरी तरह से खोखली हो चुकी है, धरातल खाली हो चुका है, इनके साथ जनता का कोई जुड़ाव नहीं है। ये केवल पैसे बांट करके चुनाव में जीत करके जाते थे। रायबरेली की जनता 5 वर्ष में 5 बार भी राहुल गांधी जी के दर्शन नहीं कर पाएगी, और पूर्व में इनका ऐसा इतिहास रहा है। लेकिन अमेठी से नहीं चुनाव लड़ना वो उनका फैसला है। आडवाणी जी ने भी फैसला लिया कि वो यहां से दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वाजपेयी जी ने भी ग्वालियर से फैसला लिया कि नहीं चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र में आते हो तो जब चुनाव में जाते हो या सार्वजनिक जीवन होता है तो कोई व्यक्तिगत फैसला आपका नहीं होता है। आपको जनता को बताना होगा कि आप रायबरेली भी लड़ेंगे, वायनाड भी लड़ेंगे। वायनाड का जब चुनाव पूरा हो गया तो आप आ रहे हो,
तो वायनाड के लोगों को भी धोखा दिया, अमेठी के लोगों को धोखा दिया, अब रायबरेली की बारी है। रायबरेली वैसे भी जब अपनी हार सुनिश्चित जाना सोनिया गांधी जी ने, तो राज्यसभा चली गई। लेकिन मैंने आपको अभी अभी उदाहरण दिया, ऐसा इतिहास में पहली बार तो है नहीं कि दो बार दो जगह से कोई चुनाव लड़ रहा जब आडवाणी जी, पूज्य अटल जी चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने पहले घोषणा की थी कि हम बलरामपुर से भी लड़ेंगे और ग्वालियर से भी लड़ेंगे। ये पहले घोषित हो जाता है, ये नहीं होता कि 26 का जब मतदान हो गया उसके बाद आकर के यहाँ रायबरेली में नामिनेशन नहीं। लेकिन देखिए, जब आडवाणी जी दिल्ली से गांधीनगर चले गए, वाजपेयी जी ग्वालियर से लखनऊ आ गए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि वो डर के आ गए। वो परिस्थितियां दूसरी थी, वो परिस्थितियां थी लोकप्रियता के कारण, ये हार के डर के कारण है। ये कौन डिसाइड करेगा? आप बताइए, आप इसका परीक्षण कीजिए। ये हार की डर की वजह से वो गए वायनाड, और अटल जी पूरे देश के लोकप्रिय नेता थे। आडवाणी जी जितना लोकप्रिय दिल्ली में थे, उतना ही अहमदाबाद में, गांधीनगर में थे, तो गुजरात से जाकर के वो चुनाव जीत करके आए। जबकि राहुल गांधी जी अमेठी हारे तब वायनाड गए हैं। दोनों की परिस्थितियों में अंतर है। अब मैं आपसे एक वो सवाल पूछना चाहता हूं जो हर कोई जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और वो प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। देखिए, केजरीवाल जी चाहते हैं कि मीडिया में कुछ ना कुछ चलता रहे। उन पे ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, हमें अच्छी तरह याद है जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी और देश में भी सरकार थी, ये कहते थे बार बार कि लोकपाल बनाओ, और आमरण अनशन पर बैठे थे। अन्ना हजारे जी साथ में थे, हम मेंबर पार्लियामेंट थे। अखबारों में छपता था कि अगर किसी नेता पर एक रत्ती बराबर भी आरोप लग जाए तो उसे तत्काल इस्तीफा देकर के जनता की अदालत में जाना चाहिए, और जब निर्दोष साबित हो जाए तो उसको सार्वजनिक जीवन में पुनः आना चाहिए। जो कहते हैं वो तो करते नहीं है। सत्ता की भूख है। हाँ, वो आए थे रंगे सियार की तरह। रंगे सियार एक हमले गांव में कहावत कही जाती है कि वो भेष रख करके आते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो चतुराई से सत्ता हासिल उन्होंने की है। जो भाषण दे रहे थे कि हम शुचिता लाना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार तो दिल्ली की सरकार ने पूरे देश में बढ़ावा देने का काम किया। और ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर है, शराब जैसी चीज पर, जिसमें जनता भले ही उसको यूज करती हो लेकिन मानती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन उनका यह कहना है कि 2014 में बीजेपी ने अपने संविधान में बदलाव किया और ये फैसला लिया कि 75 साल की उम्र होते ही जो भी नेता है वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। संविधान के प्रति अगर उनके पास है, सार्वजनिक करें। हमारे नेतृत्व ने तो संविधान के बारे में स्पष्ट किया है, स्टैंड आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि हमारे संविधान में व्यवस्था है, और अगर परिवर्तित संविधान उनके पास है तो क्यों नहीं जनता को दिखाते हैं। केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए और कोई उनके पास काम नहीं है। वो मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी मीडिया जनित पार्टी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। वो कहते हैं कि अपना तो छोड़िए, बीजेपी देश का संविधान बदल देगी अगर 400 सीटें आ गई। वो तो केवल बकवास करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुमत का जो उपयोग है वो धारा 370 को समाप्त करने में किया है, प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए किया है, 3 तलाक को समाप्त करने के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के लिए बात करती है। बात का कांग्रेस को करना चाहिए कि उन्होंने 100 से अधिक बार संविधान का संशोधन किया है, जब भी आवश्यकता हुई संविधान का संशोधन किया है। लेकिन वो कहते हैं इन सब के लिए तो किया ही है, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उनको जेल भेजने के लिए भी किया है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उन पे कंट्रोल के लिए भी किया है। इस प्रकार की बातों का बिल्कुल भी मैं कहता हूं कि उचित समय नहीं होगा। इनको जवाब देना चाहिए कि जब ये कार्यकाल में थे तब उस समय तो सीबीआई को तोता माननीय न्यायालय ने भी कहा था। उस समय आपके दिलो दिमाग में ये लोकतंत्र दिख नहीं रहा था। इन लोगों ने हमेशा लोकतंत्र का चीरहरण किया है, वही इनको दिमाग में बार बार कौंधता रहता है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को शासन दे रही है। हम सर्व समाज को साथ लेकर के चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं। हमने लोगों का भरोसा जीता है। 14 से लेकर 22 तक जितने भी चुनाव प्रदेश में हुए, हर चुनाव में हमने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, और 35 वर्षों के बाद हमने प्रदेश में दोबारा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं, और जितनी बड़े बड़े देशों की आबादी नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 22 करोड़ से अधिक है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है सदस्यता के लिहाज से, मैं कह सकता हूं। और ये सब लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं।
डिरेल्ड हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी के सामने, मोदी जी की आंधी के सामने ये लोग टिक नहीं पा रहे हैं। आप देखिए 4 जून को जब परिणाम आएगा तो ये सब हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे होंगे और फेस सेविंग कर रहे होंगे। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरीके से सूरत में चुनाव हुआ, जिस तरीके से इंदौर में चुनाव हुआ, जिस तरीके से खजुराहो में चुनाव हुआ, अब ये भारतीय जनता पार्टी तानाशाही ला रही है। ये भी आरोप मेरे ऊपर लगेगा। यदि कोई व्यक्ति स्वतः जाकर के अपना नॉमिनेशन वापस लेता है, किसी का खारिज त्रुटिपूर्ण ढंग से होता, आपको पता है अब इस समय व्यवस्था पूरी पारदर्शी है। यदि आप नामांकन दाखिल करते हैं तो तय समय सीमा में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उसको इंटरनेट पर लोड करना होता है। उसमें जितनी त्रुटियां हैं सबको दिखेंगी। इस प्रकार की बातों का उल्लेख करना केवल फेस सेविंग है, बचाव का तरीका है। ये लोग बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं देश और प्रदेश की जनता के सामने। इनको जनता ने नकार दिया है। आप सोचिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के दलदल में लोगों डूबे हुए लोगों का समूह नहीं है। जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी, इनके कई मंत्री जेल के पीछे थे और सरकार इन्हीं की थी। उस समय सीबीआई इन्हीं की थी। तब क्यों नहीं आपने सवाल उठाया? आज सवाल उठा रहे मेरे ऊपर। खेल मंत्री जेल में थे, कोयला मंत्री जेल में थे, संचार मंत्री जेल में थे, सरकार इनकी थी, सीबीआई इनकी थी। तब क्यों नहीं सवाल उठाया आपने? आज भारतीय जनता पार्टी सरकार पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ लोगों को एक सर्वसुलभ सरकार होने का काम कर रही है। मोदी जी की लोकप्रियता से सब घबराए हुए लोग हैं और इनको जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। इस बार जब देखेंगे 4 जून को रिजल्ट आएगा, जब 400 पार का नारा धरातल पर उतरेगा, ये लोग फिर एक दूसरे से लड़कर के अलग हो जाएंगे। ये पूरी तरह से सत्ता से लोलुप लोगों का समूह है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने कन्नौज की रैली में कहा कि आपकी सरकार ने 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया 22 लोगों का, जो 24 साल का मनरेगा का पैसा है। अखिलेश ने कहा कि वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, औरों का नहीं करेंगे। वो स्ट्रेट अवे कहते हैं कि आप लोग कुछ लोगों की सरकार हैं, कुछ लोगों की नहीं है। देखिए, ये गरीबों की सरकार है। जो कांग्रेस बात करती है और समाजवादी पार्टी बात करती है, ये सब व्यक्तिगत हित की बात करते। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि एक मंच पर सारे परिवार के लोग इकट्ठा हों। पूरे देश की जनता प्रदेश पास से माइन्यूट ऑब्जर्व करती है। हमने देखा कि कांग्रेस के किसी भी मंच पर नॉमिनेशन राहुल गांधी जी करने गए तो सोनिया गांधी जी खड़े हैं, प्रियंका जी खड़ी हैं और राहुल गांधी जी खड़े हैं। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जनता पास से देखती है। अब सोचिए, समाजवादी पार्टी कहीं मंच सजाती है तो उस पर 5-4 लोग एक ही परिवार के लोग होते हैं। लोकतंत्र में इस बात की जनता कभी स्वीकार नहीं करती और इन लोगों को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखी है, जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितना भी सीनियर नेतृत्व हो, जो पीछे बैठा व्यक्ति है और जो मंच में बैठा व्यक्ति है, नहीं बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, सभी लोग बता देंगे कि अखिलेश यादव जी जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनका बेटा कमान संभाल लेगा। राहुल गांधी जी के बारे में लोग पूछेंगे कांग्रेस का अगला कौन नेता बनेगा, लोग कहेंगे राहुल गांधी जी शादी कर लें तो जो बेटा बेटी पैदा होगा वो कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, नहीं तो प्रियंका गांधी का बेटा बेटी करेगा। लेकिन देखिए, ये इस प्रकार की बातों को जनता ने नकार दिया है। जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटीज चल रही हैं, पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। अब जनता चाहती है कि वास्तव में लोकतंत्र स्थापित हो, जनता की सरकार हो, गरीबों की सरकार हो और सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली सरकार हो। अच्छा, यहाँ पर जो आपने जनता से सवाल पूछा, जनता ये भी तो बता सकती है कि निषाद पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, ये सब सहयोगी दल हमारे हैं। हमारा जो विचार है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, परिवारवादी तो है ही ना सर। देखिए, जो हमारा विचार है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, वो हम अपने लिए तैयार करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ लोगों को शासन दें। इनको परिवारवादी लोकतंत्र में जीतना बहुत जरूरी है। हम ऐसे सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की शुचिता, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। उनके अंदर दलों में क्या है उस पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप क्या इन सभी को, जयंत चौधरी हो गए, अपना दल हो गए, इनको परिवारवादी मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, हमारा साफ साफ स्टैंड है। इनके इंटरनल व्यवस्था क्या, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कार्य प्रणाली में शुचिता दिखनी चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो है कि हम परिवारवाद को स्वीकार नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत आभार एंड ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत जोरदार तालियों से आभार। एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।